स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसका ज्योग्राफिकल साइज बहुत छोटा है। एक ऐसा देश जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स को झेलता जाता है। एक ऐसा देश जो लगातार ग्लोबल स्क्रूटनी के परव्यू के अंदर है। एक ऐसा देश जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। इन सारे स्ट्रगल्स के बावजूद भी वो कंट्री आज काफी सक्सेसफुल है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं इजराइल की, जो कि स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और पूरे विश्व में लगातार अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के कंटेक्स्ट पे और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। देखिए, किसी भी कंट्री की अगर हमें ग्रोथ स्टेटस जानना हो तो उसकी जीडीपी हमें निकालनी होती है, और उस कंट्री के अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना हो तो उसके लिए पर कैपिटा इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है। इजराइल 1948 में इंडिपेंडेंट होता है और 1948 से लेके 1980 तक उसकी ग्रोथ बहुत कम रहती है, स्टैग्नेंट सी ग्रोथ रहती है। लेकिन 1985 में जब इजराइल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आता है तो उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और इस समय 2023 में लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर चले गई है। वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, दैट इज ऑल्सो रोज टू 50,000 यूएस डॉलर। तो जितना स्ट्रांग पर कैपिटा इनकम किसी नेशन का होता है उतनी ही बेहतर वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, और जितनी बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया जिसकी वजह से इजराइल का पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रहा है, और ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि उसने बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस को पीछे छोड़ दिया है। चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, इन सब की पर कैपिटा जीडीपी को इजराइल सरपास कर चुका है। और अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कतर एक ऐसा देश है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी जो है इजराइल से ज्यादा है। अदरवाइज बाकी सारे कंट्रीज इजराइल से बहुत नीचे हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो और एनी अदर कंट्री हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलूं, 1984 में इजराइल जो है हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन से गुजर रहा था। जी हां दोस्तों, 450% का हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि वहां पर जो वेजेस हैं लोगों की वो इरोड हो रही थी, सेविंग लोगों की कम होती जा रही थी, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो रहे थे, और इजराइल की इकोनॉमी शायद अपने अंतिम दौर पर थी। लेकिन उसके बाद में लगातार सरकार की तरफ से प्रयास करे गए। बावजूद इसके जो पब्लिक डेट था, या जिसको हम कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो था इजराइल का, वो लगभग 157% के आसपास था। और अभी मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा जीडीपी इनकम उनकी 50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो अब यहां पर देखिए कि 1984 में जो पर कैपिटा इनकम थी दैट इज जस्ट 6600 यूएस डॉलर। तो इन 40 सालों में इजराइल ने अपनी पर कैपिटा इनकम को 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया, लगभग 9 गुना बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ देयर रेजिलियंट पॉलिसीज। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, सबसे पहले फिस्कल डिसिप्लिन। देखिए, यह देश भी 1948 में आजाद हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितनी तेजी से बढ़ी, उसके बहुत बड़े बड़े कारण है कि एक तो फिस्कल डिसिप्लिन में उन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया सब्सिडीज को कम करो। ये मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं, सब्सिडीज, फ्रीबीज, ये वो बैसाखियां हैं जिससे कभी भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को क्रिपल आउट करती है, इकोनॉमी को कमजोर करती है। तो इजराइल ने सबसे पहला जो वार किया वो किया अपनी सब्सिडीज पे, और सब्सिडीज स्पेसिफिकली फूड सब्सिडीज और ट्रांसपोर्टेशन को और डिफेंस को बहुत हद तक कम कर दिया। जहां पर पहले ये जीडीपी का लगभग 25% तक होता था, वो घटकर 5 से 6% के आसपास आ गया। फिर इजराइल को जब आगे आगे लगा कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो अब उसने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया। करेंसी डिवैल्यूएशन जनरली सरकार की तरफ से किया जाता है जब उन्हें लगता है कि उनके एक्सपोर्ट इनकम बढ़ रही है, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनको रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज्यादा मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर $1 70 है और अगर ये $1 90 हो गया, तो जहां पहले मुझे 70 रुपए मिला करते थे अब मुझे उसके लिए 90 रुपए मिलेंगे। तो करेंसी डिवैल्यूएशन यूजुअली वो देश करते हैं जिनके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, जिनकी एक्सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे चाइना करता है। इजराइल ने भी अपना करेंसी डिवैल्यूएट किया। साथ साथ में वहां पर सेंट्रल बैंक को बहुत पावर दी गई। जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन जो है लगभग 450% बढ़ गया था, तो वहां पर इजराइल की सरकार ने अपने बैंक को एम्पावर किया कि आप आइए और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए।
वहां पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, हॉकिश स्टैंस अडॉप्ट किए इजराइल के बैंक्स ने, और स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट से ना सिर्फ इस इन्फ्लेशन को कम किया बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी लगातार इजराइल में बढ़ते गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन के संदर्भ में, जैसा कि मैंने बताया कि हाइपर इन्फ्लेशन 450% इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी 1984 की पिछले 20 सालों से सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन देख रही है। सोचिए कितना जबरदस्त कमाल किया होगा वहां के सेंट्रल बैंक ने, कितनी स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई होंगी, कितनी स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी वहां की होगी कि पिछले 20 सालों से इन्फ्लेशन वहां सिंगल डिजिट में मेंटेन्ड है। तो जो इजराइल जहां पर 450% का हाइपर इन्फ्लेशन था, वो एक तरह से पिछले 20 सालों से एक फ्लैट इन्फ्लेशन रेट देख रहा है, यानी कि सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रेट देख रहा है। जैसा कि आपको पता भी है बात कि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो सेविंग्स होती है वो इरोड होती है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न उतने नहीं आते, साथ साथ में आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो भी वीक हो जाती है। तो यहां पर इजराइल ने ना सिर्फ अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया बल्कि अपने लोगों की इनकम और सेविंग और जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको भी बेहतर किया। फिर अगर हम आगे बात करें, कई बार इस बारे में मैं बता चुका हूं कि इकोनॉमी में दो तरह से जीडीपी गवर्न हो सकती है, या तो हो सकती है टैक्स टू जीडीपी के माध्यम से, या हो सकती है डेट टू जीडीपी के माध्यम से। अब अगर किसी इकोनॉमी में डेट का परसेंटेज ज्यादा है, किसी भी इकोनॉमी में अगर जीडीपी में डेट का परसेंटेज ज्यादा है तो वो उस इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। कारण यह क्योंकि उसको उस डेट पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और समय के साथ साथ उस पर प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। वहीं अगर किसी इकोनॉमी में टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, अगर कोई इकोनॉमी टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा रखती है तो उसका फायदा यह होता है कि उसको आने वाले समय में उसकी बोरोइंग्स कम होती हैं, और जब बोरोइंग्स कम होती है तो उस पर इंटरेस्ट भी कम पे करना होता है। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल देखें तो इजराइल के इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में यहां पर अलग अलग देश मैंने ले रखे हैं। ईरान लिया है, एक रीजनल एवरेज मेंटेन है, रीजनल एवरेज बहरीन, इराक और इजराइल। तो इजराइल का अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो बहुत ज्यादा कम है, वो बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू ऑल दीज कंट्रीज। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट देयर मेजर ट्रेड पार्टनर्स, देखिए ट्रेड के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट जो इजराइल करता है दैट इज अराउंड 92 बिलियन अराउंड, और इंपोर्ट होता है 84.8 बिलियन का। यानी कि इजराइल का ट्रेड जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू ईयर्स जहां पर उसका ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबल हुआ था, उसके अलावा जनरली जो इजराइल का ट्रेड बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि इजराइल के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डायमंड्स की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब कुछ चीजों को इजराइल एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो डायमंड, कार, क्रूड पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल और गारमेंट्स, इनको इजराइल इंपोर्ट ज्यादा करता है। लेकिन स्टिल इजराइल का ट्रेड सरप्लस इसलिए क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, उसके जो गुड्स हैं उनकी डिमांड पूरे विश्व भर में है, जिसके कारण उनके एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है, उनके जो गुड्स की डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहती है। फिर अगर हम आगे बढ़े ट्रेड पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो इजराइल मेजरली कहां से इंपोर्ट करता है, 12% के अराउंड वो चाइना से इंपोर्ट करता है, 10% क्यूमुलेटिव सारे देशों का मिला के, 9% यूएस से, स्विट्जरलैंड से 7% और जर्मनी से 7%। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस को होता है 27%, देन चाइना 7%, इंडिया 5% और नीदरलैंड 4%। इंडिया इजराइल के ऊपर भी मैं आऊंगा थोड़े समय बाद, लेकिन ये अगर हम बात करें इजराइल की ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो की। अब देखते हैं, बात करते हैं ऐसा क्या है जिसने एक देश को जो कि 1948 से 1984 तक कुछ भी नहीं था, मतलब 1984 में जहां पर उस देश का इन्फ्लेशन 450% तक चले गया, जहां पे पर कैपिटा इनकम 6600 यूएस डॉलर थी, वो देश पिछले अगले 40 सालों में पर कैपिटा इनकम को 50,000 से ऊपर ले जाता है। पिछले 20 सालों में जिसका इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट रहता है और इकोनॉमी जो है वो बिलियंस में किस तरह से पहुंची, उसका सबसे बड़ा एक रीजन है हाई टेक सेक्टर। अगर आप ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात करें तो इजराइल से ऊपर
इसराइल से ऊपर अगर कोई टेक्नोलॉजिकल पार्ट पे है दैट इज चाइना ओनली। अदरवाइज जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, इवन यूएस हो, उसको भी इसराइल ने टेक ओवर किया है। और उसका बहुत बड़ा है कि इनके एक्सपोर्ट्स जो हैं हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स के, वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप ओवरऑल देखें, हाई टेक एक्सपोर्ट सर्ज फ्रॉम $3.12 बिलियन इन 2007 टू 17 बिलियन इन 2021। दोस्तों एक बार इमेजिन करो, 2007 में जहां पर हाईटेक एक्सपोर्ट 3 बिलियन के आसपास है, वो आने वाले 14 सालों में लगभग 6 गुना के आसपास बढ़ जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इसराइल का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें 1/3 एक्सपोर्ट जो है वो उनका हाईटेक सेक्टर से है। बात करें हम सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर की, तो इंटेल जैसी कंपनियां यहां पर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इसराइल में परफॉर्म होते हैं सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाने के लिए। और आप सबको पता होगा ये बात, जब कोविड 2020 में आया था तो चाइना वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर कैपिटल माना जाता है। लेकिन जब चाइना की फैक्ट्री शट डाउन हुई तो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ी और उस डिमांड को बहुत हद तक इसराइल ने फुलफिल किया। बाद में भारत को जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो भारत ने खुद का नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन भी चालू किया था। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज की, तो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जैसे चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी इसराइल का कोई सानी नहीं है। तो आप ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा हम ये कहें कि इसराइल की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो है इनकी हाईटेक सेक्टर। और ये हाईटेक सेक्टर इनका बहुत तेजी से बढ़ा है। देखा जाए तो इनके एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी हाईटेक सेक्टर का है। फिर बात करते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की। देखिए, इसी इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज इसराइल में फॉर्म होती हैं और बाद में वो यूनिकॉर्न्स बनती हैं। चाहे भारत का डिजिटल इंडिया मिशन हो, भारत का स्टार्टअप मिशन हो, बहुत सारी इजरायली कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट भी किया है। और सरकार और प्राइवेट सेक्टर लगातार इन स्टार्टअप कंपनीज को डेवलप करने में अपना खून पसीना बहा रहा है। सरकार लगातार टैक्सेस कम कर रही है, इंटरेस्ट कम कर रही है, लोन का जो पीरियड है, लोन मोराटोरियम है, उसको बढ़ा रही है, इंटरेस्ट सबवेंशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है जिससे इंटरेस्ट कम हो। वहीं प्राइवेट सेक्टर R&D के ऊपर जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं कई बार ये बता चुका हूं अपने अलग अलग लेक्चर्स में, जो देश R&D पे खर्चा ज्यादा करेगा, एक बहुत पुराना एक आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें यह बात थी कि अगर आप ₹1 R&D में खर्च करते हैं तो वो आपको ₹5 का ग्रोथ दिलाता है। भारत में ये R&D का जो परसेंटेज है ओवरऑल जीडीपी का, ये बहुत कम है। मैं यहां पे इंडिया से इसराइल को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतने छोटे छोटे देश भी किस तरह से इतने बड़े देश बनते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसराइल की सरकार और इसराइल का जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है R&D में, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। और इसराइल की कंपनीज जैसे चेक पॉइंट है, मोबिले है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ग्लोबल लीडर्स बन रहे हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तभी तो आप देखिए डीसैलिनाइजेशन की टेक्नोलॉजी कहां से आती है। डीसैलिनाइजेशन हुआ या ड्रिप फार्मिंग हुआ, ये सब कौन से देश ने इजाद किया है? ये सब इजाद किया है इसराइल ने। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि वहां पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बहुत सपोर्ट किया जाता है। उस चीज के पीछे सरकार और प्राइवेट संस्थाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर अगर हम आगे बात करें, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर इतना बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगातार सरकार और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से बढ़ रहा है, तो आप एक चीज देखिए, एफडीआई का इनफ्लो और एफडीआई का आउटफ्लो कितना है। अगर हम 2022 में देखें तो एफडीआई इनफ्लो कितना ज्यादा है एफडीआई आउटफ्लो के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम 2015 से 2022 में देखें, ये 2015 का बार डायग्राम है, ये 2022 का बार डायग्राम है। 2015 में इट इज ऑलमोस्ट 55 इनफ्लो, 45 आउटफ्लो। बट अगर आप यहां देखें 2022 में इट इज ऑलमोस्ट 70-30 नाउ। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो लिबरलाइजेशन करा इसराइल ने, उससे वहां पर एफडीआई भर भर के आया और इसराइल ने ना सिर्फ सर्विस सेक्टर को इंप्रूव किया, इसराइल ने चौतरफा ग्रोथ करी, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो, चाहे वो हार्डवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने हो। इन सब में
इजराइल ने बराबर ध्यान दिया और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसकी इकोनॉमी आज बहुत फ्लरिश कर रही है। फिर अगर मैं आगे आपसे बात करूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये देखिए साहब, ये है सबसे बेहतरीन चीज। इजराइल ने को यहां पर थोड़ा सा लक का साथ भी मिला, और जब आईटी इवॉल्व हो रहा था 2000 के आसपास, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तो इजराइल ने उस समय इसका बहुत बेनिफिट उठाया, क्योंकि बाकी देशों में सिर्फ यूएस एक ऐसा देश था जिसके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और आर&डी के पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी थे, स्किलफुल लोग भी थे और पैसा भी था। यहां पर इजराइल ने जो आर&डी पे खर्चा किया, आप एक बार ओवरऑल एवरेज देखिए, 5.5% के आसपास का, टोटल जीडीपी की 5.5% के आसपास इजराइल सिर्फ आर&डी में खर्च करता है। अगर आप यूएस को देखें, इट इज 3.5, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ यूएस। और अगर आप ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को देखें, दैट इज 2.7%। भारत को आप देखें तो वो लेस देन 1% है, लेस देन 1%। तो इतना गैप जो आएगा, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कंट्री डेवलप होगी होगी। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इजराइल आगे बढ़ता है। फिर अगर हम बात करें उसकी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स ऑफ इजराइल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफेंस। इजराइल जो है वो ग्लोबल लीडर है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, चाहे भारत को टैंक प्रोवाइड करना, बैराक मिसाइल प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ में इसके जो मेजर बायर्स हैं वो हैं इंडिया, यूएस, यूरोपियन नेशन, जिसमें ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रोन्स करते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजते हैं, जैसे ईरान डोम, आयरन डोम जो इन्होंने बनाया, और रडार सिस्टम को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में ड्रिप इरिगेशन हुआ, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ, सिट्रस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना हुआ। कहीं ना कहीं आप सोचिए एक ऐसा देश जो कि डेजर्टिफाइड है, जहां पर क्लाइमेट चेंज की समस्या बहुत ज्यादा है, जहां पर पीने का पानी प्रॉपर नहीं है, वो डिसैलिनाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है, रिसाइकलिंग करता है। मैं मानता हूं ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, लेकिन इजराइल लड़ रहा है, इजराइल डटा हुआ है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये चीज चल रही है। आगे बात करें नेचुरल गैस की, डिस्कवरी है हुई है वहां पर ऑफशोर गैस फील्ड्स की, लेवैथियन और तमार रीजन में। इजराइल ने स्टार्ट भी करना एक्सपोर्ट कर दिया है नेचुरल गैस को इजिप्ट और जॉर्डन को। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी, स्पेशली सोलर एनर्जी में भी उसका एक ग्रोइंग सेक्टर है। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस में भी दे आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो मेडिसिन में बहुत हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में इनोवेशन, रोबोटिक सर्जरी में इनोवेशन, फार्मा के ग्लोबल सप्लायर्स बन रहे हैं। और जहां पर ये इंपोर्ट करते थे, जहां पर ये डायमंड्स को इंपोर्ट करते थे, उन डायमंड्स में भी इन्होंने एक वे आउट निकाला। क्या वे आउट निकाला कि भाई डायमंड को कट करना हो और पॉलिश करना हो। मतलब ये क्या करा इन्होंने एक चीज समझी, इन्होंने कहा भाई हम डायमंड को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे हम डायमंड को कट और पॉलिश भी कर सकें। और इस चीज में भी इजराइल जो है उसने बहुत तरक्की और बहुत उन्नति हासिल करी। साथ साथ में स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, यहां के बच्चों को स्टार्टिंग से ही समझाया गया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनमें ध्यान दीजिए, इन चीजों पर फोकस करिए और उसके बाद रिसर्च में लगिए, और आने वाले समय में आप क्रिएटिव माइंड के साथ साथ देश को बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो ये सारे वो की इंडिकेटर्स हैं जिससे इजराइल आगे बढ़ा। अब थोड़ी सी बात करते हैं भारत और इजराइल के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। इंडिया जो है इजराइल का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में, और ग्लोबली 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन के आसपास है। कहीं ना कहीं इसमें से हम डिफेंस को अगर हटा दें तो $8 बिलियन के आसपास का बायलैटरल ट्रेड है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है प्रीशियस स्टोन एंड मेटल्स, स्पेशली डायमंड्स। अब देखिए इजराइल डायमंड इंपोर्ट करता है, लेकिन उन डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग इजराइल करके एक्सपोर्ट भी कर देता है। तो सोचिए कि दैट इज द सेम थिंग, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसको फिनिश गुड के फॉर्म में कन्वर्ट किया। केमिकल्स एंड टेक्सटाइल इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। अब इंपोर्ट की बात करते हैं, केमिकल्स एंड मिनरल्स, मशीनरी फॉर इरिगेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग की मैंने बताया आपको, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, बैराक मिसाइल हमने यहीं से इंपोर्ट करी है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी प्रोडक्ट्स, वो सब चीजें हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। और साथ साथ में अब तो रीजनल ग्रुपिंग्स में भी इंडिया इजराइल पार्ट हो गए हैं। आपको पता होगा I2U2, ठीक है,
इसमें भी इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई जो मेंबर्स हैं, इससे इंडिया जियोपॉलिटिकली भी यूएस के साथ, इजराइल के साथ क्लोज हो रहा है, और ये भी बात लगातार कर रहे हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी हम अब आगे बढ़े। तो लगातार इजराइल और इंडिया के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा ट्राई जंक्शन यूएस है, क्योंकि इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन अच्छे हैं और इजराइल और यूएस के बीच में भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो बना है I2U2, क्योंकि यूएई एक बहुत क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बन रहा है, साथ साथ में ये चारों मिलकर अपने इकोनॉमिक टाइज और अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करते हैं और बेहतर करते हैं। अब अगर इसकी बात करूं, अलावा मैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की बात करूं, तो इजराइल इज अमंग द टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स टू इंडिया, प्रोवाइडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक UAVs हुए, अनआर्म्ड व्हीकल्स हुए, रडार सिस्टम हुआ, मिसाइल सिस्टम, बैराक मिसाइल से सपोर्ट करी है। भारत के एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में इजराइल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, स्पेशली रिगार्डिंग टू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करा है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इंडिया में भी पानी की बहुत कमी है। डिसैलिनाइजेशन को करने के लिए यह काम इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन शुरू किया, एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स हमें दी, ड्रिप इरिगेशन दिया, वाटर रिसाइकलिंग एंड साइक्लिंग टेक्नोलॉजी हमने वहां से सीखी, और साथ साथ में भारत के स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में भी इजराइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इजराइल की बहुत सारी कंपनीज हमारे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती हैं। देन अगर मैं ओवरऑल चैलेंज की बात करूं फ्रेंड्स, कि इजराइल के ऊपर ओवरऑल चैलेंजेस क्या हैं, तो वो चैलेंजेस की लिस्ट भी बड़ी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पाथ स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ गया, लेकिन स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए। चाहे वो पैलेस्टाइन में हमास ग्रुप हो या लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप हो, इजराइल के जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो लगातार चालू है। दूसरी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं एक तरफ हाईली स्किल्ड लोग जो हैं, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो, और एक तरफ वो लोग भी हैं जो लोअर सेगमेंट के लोग हैं, इनमें गैप बहुत है। तीसरा, टेक्नो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल की जान है, मतलब उनकी जीडीपी की 15% और एक्सपोर्ट के 50% उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर कल को वहां पर कोई कंपटीशन डेवलप होता है या कल को थोड़ा सा भी कुछ हिकअप आता है, तो उससे इजराइल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर इजराइल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लगातार मैं बता चुका हूं इस बारे में, रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन बाय बेंजामिन नेतन्याहू, और regarding his political ideology, regarding his ideology regarding to Israel protection and Israel oppressive techniques, इन पर भी कई बार सवाल उठते हैं। एनवायरमेंट चैलेंजेस बहुत हैं, वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज, बढ़ता हुआ डेजर्टिफिकेशन अगेन अ बिग कंसर्न, एंड साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इजराइल इज वर्ल्ड क्लास। तो ये सारे चैलेंजेस इजराइल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो गाइस, ये हमारा ये वीडियो जो था, इसमें हमने बात करी कि कैसे एक छोटा सा देश जहां पर इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स थी 1984 तक, लेकिन उसके बाद पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल रहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ती है, और सिर्फ 4 चीजों में इजराइल ने पूरा गेम खेल दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया बहुत, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया, हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, और चौथी सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग रिलेशंस अपने इंप्रूव रखे। और ऐसा कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये सोचिए, जब इजराइल IT रिवॉल्यूशन लेकर आया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लेकर आया, तभी वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी। तो वो एक तरह से इनके लिए एक एड ऑन एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये हमारे आज के सेशन में थे। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। विच मिसाइल इज सप्लाइड बाय इजराइल टू इंडिया, इजराइल ने कौन सी मिसाइल इंडिया को सप्लाई की, और आप मुझे कमेंट में एक चीज और बताएं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो भारत इजराइल से सीख सकता है और अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर सकता है, जिससे कि 2047 में भारत भी एक डेवलप्ड नेशन बन सके। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा अगर आप 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया SIP प्लस 2025 बैच टू गेट सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स। ये बैच जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से, 30 नवंबर से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे। इस बैच की जो फीस है दैट इज 4999, और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं प्रीलिम्स की तैयारी अपनी बेहतर करना, तो ज्वाइन करिए इस बैच को। इसके साथ ही अगर आपका अटेम्प्ट 2025 में है और आप एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारा ज्वाइन करिए बैच, फास्ट ट्रैक बैच
फॉर 2025 अटेम्प्ट। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट 25 में और आप होलिस्टिक तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है 18,999 और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। ये बैच हमारा 27 नवंबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। इसके साथ साथ में अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या अभी सेकंड ईयर में और आप 27-28 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा P2I लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच। ये बैच हमारा सुबह 8 बजे होता है स्टार्ट और 32,999 इसकी फीस है और आपको इसमें अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे हमारे बैचेस की इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज मेंशन इन द कमेंट व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस वीडियो एंड हाउ इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड नेशन एंड व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम इजराइल। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।